कर दिया। गुड मॉर्निंग। राजस्थान भूगोल से संबंधित आज एक बहुत ही फेमस और वर्तमान में एक मुख्य जो मुद्दा बना हुआ है, समस्या बनी हुई है, और विकास से संबंधित एक चर्चित जो मुद्दा बना हुआ है भारत सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में, उस टॉपिक के बारे में अपना चर्चा करेंगे। देखिए, इस टॉपिक का नाम है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि आए दिन अखबारों में आता रहता है कि इसके अंदर आज जो लॉन्ग रेलवे रूट है उसके आसपास की जो प्राइवेट और सरकारी भूमि है उसको एक्वायर करना है, फिर उसका विरोध होता है, फिर कोर्टबाजी होती है। तो ये आखिर ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है क्या, इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में वर्तमान में 6 लॉन्ग रेलवे रूट सम्मिलित है। उनमें से एक जो मुख्य लंबा रेलवे गलियारा या कॉरिडोर, जिसको वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, ये राजस्थान के लगभग बीचों बीच से गुजरता है। ये जो कॉरिडोर है इसका नाम है पश्चिमी या वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर। देखिए, फ्रेट कॉरिडोर का इतिहास क्या रहा है, कब से ये संकल्पना बनी है या कब से ये प्रोजेक्ट मूर्त रूप ले पाया। तो सबसे पहले देखिए आप 2005 में जापान और भारत के बीच में कोलैबोरेशन हुआ, और उस कोलैबोरेशन के तहत एक कॉरपोरेशन का गठन किया गया। कब? 2006 में। और उस कोलैबोरेशन का नाम है DFCCIL, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ या इन इंडिया लिमिटेड। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, जो भारत के रेल मंत्रालय या रेलवे डिपार्टमेंट के अधीन इस कॉरपोरेशन का गठन किया गया। कब किया गया? 2006 में। और इसको जो रेलवे है या जो रेलवे के रूट है उनका मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, उनका विस्तार करने की जिम्मेदारी दी गई। इसी कॉरपोरेशन के तहत 12वीं पंचवर्षीय योजना में, मतलब भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना में, 11वीं पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 11th 5-year प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का कब था? 2007 से लेके
2012 तक। ये जो 5 ईयर प्लान था या 11वां प्लान था, 11th प्लान था या 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। इस योजना में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को अपनाया गया और इसमें घोषणा की गई कि भारत में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इस जो 11th प्लान था, 11th 5 ईयर प्लान था, इस प्लान के अंदर सिर्फ 2 ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की 2 ही प्रोजेक्ट लिए गए। कौन कौन से प्रोजेक्ट लिए गए थे इसके अंदर? एक प्रोजेक्ट लिया गया था, जैसे अपन भारत के मैप के ऊपर इसको समझ सकते हैं। जो पहला प्रोजेक्ट लिया गया या लॉन्ग रेलवे रूट या कॉरिडोर लिया गया, वो लिया गया यहां यूपी से। यूपी में एक जगह है दादरी, क्या नाम है? दादरी। दादरी यहां से ये लिया गया महाराष्ट्र में। यहां पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह मुंबई में। और ये जो कॉरिडोर था इसका नाम रखा गया WDFC, पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। WDFC। और दूसरा जो रूट रखा गया वो पंजाब के लुधियाना, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट ये है इसका, और लास्ट पॉइंट कलकत्ता। इसको कोलकाता के से भी स्टार्ट करते हैं, कोलकाता या कलकत्ता। सी से भी स्टार्ट करते हैं, के से भी स्टार्ट करते हैं। कलकत्ता आपको पता है पश्चिम बंगाल में, और इसका नाम रखा गया EDFC, मतलब पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये 2 प्रोजेक्ट, पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, 11वीं पंचवर्षीय योजना में इनको रखा गया। लेकिन आपको पता होगा जनवरी 2018 में 4 और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को अप्रूवल मिली है, अनुमति मिली है भारत सरकार के द्वारा। उनमें एक है यहां आप लोगों को पता है चेन्नई है, तो एक तो दिल्ली को चेन्नई से जोड़ने वाला,
दक्षिणी उत्तरी या उत्तरी दक्षिणी को फ्रेट कॉरिडोर, एक कलकत्ता को मुंबई से जोड़ने वाला पूर्वी पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या ईस्टर्न वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और एक यहां से यहां तक, मतलब खड़गपुर से विजयवाड़ा तक, जिसको अपन पूर्वी तटीय फ्रेट कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, और एक चेन्नई से गोवा, जिसको अपन पूर्वी पश्चिमी डेडिकेटेड या ईस्टर्न वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार ये 6 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो गए इंडिया में, जिनमें से 2 पर कार्य चल रहा है। कौन कौन से पर? एक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और एक जो कि कहां से स्टार्ट है, दिल्ली मुंबई विशेष तौर पर, और वैसे वास्तव में ये दादरी से लेके और यहां मुंबई तक, और वो भी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक, जिसको पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहते हैं। और एक जो दूसरा है वो लुधियाना से कलकत्ता, पंजाब, वो वेस्ट बंगाल में, और इसका नाम है दनकुनी। क्या नाम है जगह का? जो एंडिंग पॉइंट है इसका, दनकुनी तक, लुधियाना से दनकुनी, और यूपी के दादरी से लेके जो है मुंबई के जेलन पोर्ट तक या महाराष्ट्र के जेलन पोर्ट तक। इन 2 पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर और पूर्वी फ्रेट कॉरिडोर पर काम वर्तमान में चल रहा है, जबकि 4 पे अभी काम प्रारंभ नहीं हुआ है। और ये जो फ्रेट कॉरिडोर है, इसका जापान से कोलैबोरेशन हुआ था, और वर्ल्ड बैंक से इसके लिए ऋण की व्यवस्था की गई है। लोन कहां से लिया गया है? वर्ल्ड बैंक से। लेकिन चूंकि आपको ध्यान रखना चाहिए ये फ्रेट कॉरिडोर के बारे में कि ये है क्या, इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा नेक्स्ट अपने व्याख्यान में। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि राजस्थान या भारत में जो उत्पादित वस्तुएं हैं, उन उत्पादित वस्तुओं को भारत में एक कोने से दूसरे कोने में या एक स्थान से दूसरे स्थान पर तीव्र गति से पहुंचाना। मतलब पूरे भारत में इसका मार्केट ओपन हो जाए। यहाँ कोई प्रोडक्शन होता है तो यहाँ चेन्नई लाने में बहुत कम समय लगे, या इसको गोवा लाने में या मुंबई लाने में बहुत कम समय। इसके साथ साथ यहाँ पर जो ये फ्रेट कॉरिडोर, क्योंकि सारे एक दूसरे से जुड़ गए, यहाँ से जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, यहाँ से विदेशों के अंदर किसी भी माल को लोडिंग करने और अनलोडिंग, मतलब माल को उतारने और चढ़ाने के लिए इसको विदेशों में व्यापार, भारत का विदेशों के साथ व्यापार बढ़े, क्योंकि कई वस्तुएं बहुत जल्दी खराब हो जाती है, और उन जल्दी खराब होने की वजह से या उनका जो परिवहन लागत है बहुत ज्यादा आ जाती थी, उसको कम करने के लिए और वस्तुओं को खराब होने से बचाने के लिए जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना या प्रोजेक्ट चालू किया गया। राजस्थान के लिए जो पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जो कि दादरी यूपी या दिल्ली से स्टार्ट होकर मुंबई तक आता है, यह राजस्थान से होकर गुजरता है। इसमें क्या किया गया, ये इस प्रकार, इसके अंदर क्या किया गया कि अभी वर्तमान में अभी 4 जिलों को और
इसमें जो साइडिंग टर्मिनल है उसके लिए जोड़ा गया है। तो पहले जहां पर इसमें सिर्फ राजस्थान के 4 जिले थे वो बढ़कर अब ज्यादा हो गए, क्योंकि अब राजस्थान में 16 टर्मिनल साइडिंग टर्मिनल होंगे। साइडिंग टर्मिनल का मतलब ये है कि ये जैसे मेन कॉरिडोर है, मेन लाइन है, 5.5 फुट की इसका गेज होगा इस लाइन का, और इस लाइन के आसपास दूसरे साइड रूट बनाना। जैसे ये मेन लाइन है, अब जैसे यहां पर पाली है, तो ये जो पास का जो एरिया है मारवाड़ वाला, या मान लो या फुलेरा के पास में जैसे मान लो आसपास का एरिया है, तो उसको इसके अंदर ऐड करने के लिए, जो कि थोड़ा दूर है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो मेन कॉरिडोर से अगर दूर है, तो उसके लिए साइडिंग टर्मिनल बनेंगे, मतलब सहायक रूट बनेंगे। वो जो साइडिंग टर्मिनल है वो अब राजस्थान में 16 हो गए हैं, और ये रूट बेसिकली जो है इधर अलवर, दौसा, जयपुर, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर से ये गुजरात में एंटर करेगा। और जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ये भारत के 5 राज्यों से गुजर रहा है। कौन कौन से राज्यों से? यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और मुंबई, वो मतलब महाराष्ट्र। अब आप देखिए, जहां पर इसकी टोटल लंबाई 1483 किलोमीटर है। कितनी? 1483। उसमें से 567 किलोमीटर, मतलब टोटल जो इसकी लंबाई है 1483 किलोमीटर, उसका सा 567 किलोमीटर राजस्थान में से गुजरेगा या गुजरा है, इसका काम चल रहा है। मतलब लगभग 40% जो ये रूट है फ्रेट कॉरिडोर का वो राजस्थान से गुजर है। तो राजस्थान के लिए जो पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर है, मतलब ये भारत के पश्चिमी साइड में है, इसलिए इसका नाम रखा गया है WDFC, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, उसकी कुल लंबाई का मतलब 1483 का 40%, मतलब 567 किलोमीटर राजस्थान से गुजर रहा है। इसलिए राजस्थान के लिए इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। लेकिन क्योंकि दोनों सरकारों में जो कम्युनिकेशन की कमी की वजह से भारत सरकार रेलवे मंत्रालय ने राजस्थान को इग्नोर कर दिया था। यहां से सिर्फ रेलवे लाइन गुजरती, कॉरिडोर गुजरता, लेकिन टर्मिनल, साइडिंग टर्मिनल नहीं बनते। लेकिन अभी 5-7 रोज पहले ही राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने, रेलवे के अधिकारियों ने और भारत सरकार के, मैंने आपको बताया कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों के बीच में वार्ता हुई। उसके बाद में यह समझौता हुआ कि राजस्थान के अंदर 16 साइडिंग टर्मिनल बनेंगे। अब आप देखिए, जब ये योजना या प्रोजेक्ट चालू किया गया 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2006 में, मतलब 7 से परियोजना स्टार्ट ही हो गई, तब ये रखा गया था कि जुलाई 2020 में सारी की सारी जमीन जो है, जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मतलब रेलवे लाइन के लिए जमीन चाहिए, उसका वो एक्वायर कर लेंगे। लेकिन आप देखिए, अभी भी राजस्थान के अंदर मात्र जो निमराना, अलवर का जो निमराना क्षेत्र है, भिवाड़ी निमराना,
उस क्षेत्र में ही सिर्फ जमीन एक्वायर की गई है किसानों से, जबकि इसका बहुत सारा काम पेंडिंग था और इस प्रोजेक्ट का जो डेडलाइन थी पूरा होने की वो थी दिसंबर 2021। कौन सा 2021, मतलब अगले साल तो ये कंप्लीट हो जाना चाहिए ये प्रोजेक्ट, लेकिन ये 2021 तक तो जमीन का अधिग्रहण होना ही मुश्किल हो रहा है। इसके बहुत सारे, जिसे निर्यात को पहुंचाना, दूसरी बात इसका परिवहन लागत कम करना, तीसरी बात क्योंकि ये बिजली से चलेगी इसलिए एक तो लागत कम आएगी, साथ के अंदर क्या होगा, पर्यावरण को क्षति नहीं होगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस वगैरह है, जैसे मान लो कोयले से चल रही थी तो कोल का या गैस का प्रयोग नहीं होगा, अदर उसकी जगह किसका प्रयोग होगा, इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग होगा। इसके द्वारा हाई टेक्निक आएगी, व्यापार बढ़ेगा, देश का और राज्य का विकास होगा, इसलिए इसके बहुत सारे इसके फायदे होंगे। इस परियोजना के बारे में, क्योंकि ये एक तरह से भारत सरकार की योजना है कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है भारत की, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, इनको आपस में जोड़ना, मतलब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर। स्वर्णिम चतुर्भुज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या गलियारा, ये योजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज टाइप का ये बन जाएगा कि ये इससे ये जुड़ गया, इससे ये जुड़ गया, इससे ये जुड़ गया, इससे ये जुड़ गया, तो इसको स्वर्णिम जो है चतुर्भुज परियोजना के नाम से भी इसको जानते हैं, जो कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के नाम से भी इसको जानेंगे। लेकिन किसको जानेंगे, इन सबको मिलाकर, अदरवाइज इन सबका नाम अलग अलग है। इसका ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, इसका वो वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, इसका ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, इसका ईस्टर्न कोस्टल फ्रेट कॉरिडोर, इसका ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर। ये दो डायगोनल विकीर्ण के रूप में, ये तो उत्तरी दक्षिण और ये पूर्व पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है। इसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा अपने अगले व्याख्यान, कल वाले व्याख्यान में करेंगे। और निश्चित रूप से इसके बारे में कुछ आपको आइडिया आया होगा कि फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है, इसके क्या फायदे हैं, कब चालू किया गया, कब ये प्रोजेक्ट आया, और इसके लिए जो फंडिंग की व्यवस्था है, वित्त की व्यवस्था कौन करता है, वित्त की व्यवस्था किन स्रोतों से की गई है, तो इसके बारे में अपने एक लाइटली अपने इसका आउटलाइन इसका अपने आज इसका डिस्कस किया है। और निश्चित रूप से आप लोगों को इसका फायदा मिलेगा, न केवल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के पर्पज से बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज से भी। तो आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।